हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहां स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। मैक्स में ना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता हैं और साथ में उनकी बेटी ऐना है। इनको दिखाने का कुछ मकसद अलग से हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस ऑफ पानीपत के साथ जुड़िए और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये सारा माजरा क्या है। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। माजरा ये है, आपको बता दें कि कोरोना का वायरस जो है बड़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है और पानीपत में लगभग अब हर रोज़ ही जो है कोरोना के जो केस है वो सामने आ रहे हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता की बेटी हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि इनको भी कोरोना का वायरस हुआ था। ये दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल में काम करते थे, तो आज ये ठीक होकर आई हैं कुछ दिन पहले। तो आज इनका स्वागत किया गया था। स्वामी ज्ञानानंद और सांसद संजय भाटिया और कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, विधायक साहब भी मौजूद थे। तो डॉक्टर ऐना से पहले बातचीत करते हैं। कैसे पता लगा और ये कैसे हुआ, ये थोड़ा सा बताएं। कैसे हुआ एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता, पर मेरी कोविड ड्यूटीज़ चल रही थी। मैं एज ए रेडियोलॉजिस्ट मैक्स साकेत में काम कर रही थी। तो 23 को जब मैं ड्यूटी से वापस आई तो मुझे ऐसे लगा, मैं वॉक पे गई थी तो मुझे बुखार लगा और मेरी बॉडी में दर्द फील होने लग गया। तो मैंने 24 मॉर्निंग को टेस्ट करवाया और वो पॉजिटिव आया, जिसके बाद मुझे मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया था। मैं वहीं पे रही 11 दिन। उसके बाद सेकंड को फिर से टेस्ट हुआ एंड वो नेगेटिव आया था। जब वो नेगेटिव आया तो मेरे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, बट फिर भी आप एक कम्प्लीटली सेफ पीरियड में नहीं होते, तो इसलिए मैंने अपने घर में दिल्ली में अपने रूम में क्वारंटीन किया 6 और दिन के लिए। और जब वो पीरियड ख़त्म हो गया फिर मैं वापस घर आई। आपके साथ कितने लोग और थे? उनको भी कुछ ऐसी दिक्कत हुई? मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेले ही थी, क्योंकि हम सब डॉक्टर्स जो कोविड में काम करते हैं हमें होटल रूम्स में रखते हैं आइसोलेशन में, और हमारा खाना भी हमारे रूम में ही आता है, क्योंकि हम सभी हाई रिस्क हो जाते हैं जब हम कोविड पेशेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। तो ताकि ये डिजीज़ ना फैले इसलिए हमें आइसोलेशन में रखते हैं। बट जो 1-2 जने थे मेरे फ्लोर पे, उनका भी बाद में टेस्ट हुआ पर वो पॉजिटिव नहीं पाए गए। तो इस दौरान क्या, क्योंकि आप खुद डॉक्टर हैं, जब आपको पता लगा कि मेरे ऊपर ही ऐसा हो गया, क्या क्षण थे उस समय, क्या माहौल था उस समय? सबसे पहले किसको बताया आपने? सबसे पहले फ़ोन तो इधर ही गया था, मम्मी पापा के पास, और आई थिंक दोनों उस समय आप इकट्ठे ही बैठे थे जब मैंने आपको ये बात बताई थी। और पॉजिटिव होने से पहले ही मैंने उनको बता दिया था कि फ़ीवर आने लग गया है। तो क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं, मैं कोविड में काम भी कर रही थी, मेरी तबीयत यूजुअली ख़राब नहीं होती है। तो जैसे ही मुझे फ़ीवर आया हम तीनों का ख्याल एक ही तरफ गया कि फ़ीवर आया है, इसका होने का कारण मोस्ट लाइकली अब इस समय में तो कोरोना ही होगा। पर घबराए नहीं हमने अगले दिन टेस्ट दिया और जब तक रिज़ल्ट आया तब तक मेरी बॉडी में काफ़ी वीकनेस आ चुकी थी। तो रिज़ल्ट आने के पहले ही हमें ये समझ में तो आ ही गया था कि रिज़ल्ट पॉजिटिव ही निकलेगा, पर फिर भी एक डॉक्यूमेंटेशन सेक के लिए हमने रात तक 11 बजे रात के रिज़ल्ट आया था और उन्होंने फिर मेरे को रात के 11 बजे ही होटल रूम से, जिसमें मैं क्वारंटीन में थी, मेरे को हॉस्पिटल वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। क्या मेडिसिन वगैरह क्या देते हैं उन दिनों में, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी कुछ अंदर से दिया जाता है? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो नहीं, जब एक बार आपको डिजीज़ हो गया तब आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा नहीं सकते, बट अपनी इम्यूनिटी सॉर्ट ऑफ मेंटेन करने के लिए आपको विटामिन सी, विटामिन डी और जिंकोविट करके एक टैबलेट है वो दी जाती है। इसके अलावा बेसिकली आपकी सबसे मतलब मुझे रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं थी। मेरी मेन कंप्लेन थी कि मुझे फीवर, बुखार और साथ में बॉडी एक्स, जिसको हम मलेस भी कहते हैं, या बदन टूटना,
कहते हैं, दोनों कंप्लेंट्स थी। तो इसके लिए मैंने पैरासिटामोल टैबलेट्स खाई थी 1 ग्राम QID पहले, उसके बाद TID, उसके बाद धीरे 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 डोज कम हुई थी जैसे जैसे मेरी बॉडी ठीक होने लगी। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंटेड ड्रग नहीं है जो कोरोना को ठीक कर सकता है। सब कुछ ट्रायल बेसिस पे चल रहा है। पहले लोग कह रहे थे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज़ गुड, पर अब पता चला है कि प्रोफाइलैक्सिस में तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का रोल है, पर एक बारी जब आपको कोरोना हो जाता है तो ट्रीटमेंट में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का एज ऑफ नाउ कोई प्रूवन रोल नहीं है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग ड्रग्स के साथ रिसर्च चल रही है, बट एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो क्योर। सो बस आप एक ही चीज़ कर सकते हैं कि अपनी इम्यूनिटी होने से, कोरोना होने से पहले ही बढ़ाएं। अपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए रोज़, एक्सरसाइज कीजिए, पानी पीजिए, और जो मैंने आपको मल्टीविटामिन टैबलेट्स बताई जो मैंने कोरोना होने के बाद खाई, वो आप अभी से ही खाने लग जाइए, ताकि अगर खुदा न खास्ता आपको ये बीमारी का सामना करना पड़े तो आपकी बॉडी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो अंदर से। डॉक्टर साहब, ऐसा भी है कि एक बार कोरोना हो जाता है किसी को, ठीक भी हो जाता है, दोबारा फिर से वो बीमारी आ सकती है ऐसे? ये एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से इसी पे रिसर्च कर रही हूँ, बट इसका भी कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, क्योंकि साउथ कोरिया में कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिसके हिसाब से फिर से नहीं हो सकता, पर स्वीडन और UK में कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिसमें वो बोल रहे हैं कि सेकेंडरी वेव आएगी इन्फेक्शन की। पर अब ये सेकेंडरी वेव नए लोगों को इन्फेक्ट करेगी जो प्रीवियसली इन्फेक्ट नहीं हुए, या जो लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे उनको इन्फेक्ट करेगी। इट्स स्टिल वेट एंड वॉच फॉर अस, क्योंकि इंडिया की तो अभी प्राइमरी वेव ही नहीं ख़त्म हुई, तो सेकेंडरी वेव तो थोड़ा दूर की बात है। बाकी 1-2 महीने में आप मुझसे बात कीजिएगा फिर हम आपको और बेटर बता पाएंगे। इंडिया में अभी डेथ के रेशो जो कम है कोरोना से, अधिकतर जो वो केस सामने आ रहे हैं जिनको कोई और बीमारी, जब फेफड़ों की बीमारी या TB से ग्रसित लोग हैं, ज़्यादा उन पे इफेक्ट कर रहा है ये कोरोना, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है। तो इस वजह से जिन लोग की इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है, जिनको लंग्स की बीमारी ऑलरेडी है, तो आप ऐसा है ना कि अगर आप एक मोटी ईंट पे आप हथौड़ा मारेंगे और एक पत्थर छोटी सी ईंट पे हथौड़ा मारेंगे तो छोटी ईंट पहले टूटेगी। तो जिन लोग की इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है, वायरस उनकी इम्यूनिटी को कम्प्लीटली तबाह कर सकता है, पर जिन लोग की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है उनकी इम्यूनिटी सिर्फ कम होगी पर ख़त्म नहीं होगी वायरस से। तो इसीलिए आपको अपना खुद का ध्यान रखना है इस डिज़ीज़ में। एंड इस डिज़ीज़ से एक तरीके से हमारी आंखें खुल चुकी हैं कि हम इससे पहले अपनी हेल्थ को लेके, इंडियन स्पेशली, इतने सीरियस नहीं थे। हम घर में कुछ भी तला हुआ खाते हैं, बाहर जाके कुछ भी खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो इस बीमारी ने एक तरीके से हमारी आंखें खोल दी हैं कि सबसे ज़रूरी एक चीज़ जो हमारी लाइफ में है वो है हमारी हेल्थ, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो आप वेल्थ का क्या करेंगे। अभी इन दिनों जैसे कोरोना फैला, 2 चीज़ें फैक्ट जो है सामने आए। एक तो जिस परिवार में कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग, कोई भी युवा भी निकल जाता था, पड़ोस के भी लोग उसे मतलब किस नज़र से देखने लग जाते थे, मतलब पता नहीं क्या हो गया इनके। तो उनके लिए कोई अपील करना चाहेंगी इस चीज़ की? बिल्कुल, मैं अपील करना चाहूँगी कि कोरोना होने से ज़्यादा आपको डर इस बात का लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। मेरा काफ़ी मन था बीच में कि मैं अपने खुद के घर में चली जाऊँ दिल्ली में क्वारंटीन होने के लिए, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि घर के बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लग जाता है कि इस घर में कोरोना का मरीज़ है। तो मेरे घर के जो ऊपर लोग रहते हैं, जो नीचे लोग रहते हैं, उनके दिमाग में तो हमेशा के लिए एक हवा बन जाएगा कि ये तो कोरोना पॉजिटिव है। पर आप लोग को ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंसान पॉजिटिव होता है वो इवेंचुअली 10 दिन, 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन के बाद नेगेटिव हो जाता है। आपको उस इंसान को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कल को जब आपके घर में किसी को कोरोना होगा, आपको उन लोग का सपोर्ट चाहिएगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि आज अगर ये बीमारी किसी और को हो रही है, कल ये बीमारी आपको हो सकती है। तो जैसा व्यवहार आप चाहेंगे लोग आपसे करें, आप वही व्यवहार अभी समाज में फैलाएं। लास्ट सवाल आपसे, अब तो कोरोना का इलाज लगभग हो ही गया, कोई लगभग हरियाणा में ठीक भी हो रहे हैं लोग, छूने से फैल रहे हैं, कैसे फैल रहा है कोरोना? ये फैलता कैसे है कि अगर मान लो मैं बीमार हूँ और मैंने आप पे खांसा या छींका, या खांसते और छींकते हुए क्या होता है, हमारी एक एज अ ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम हाथ मुंह पे लेते हैं। तो वो मेरे मुंह से ड्रॉपलेट्स निकल के मेरे हाथ पे आई, हमने अगर हाथ मिलाया तो वो ड्रॉपलेट्स आप पे ट्रांसफ़र हो गई। तो अगर आप किसी इंसान से जिसको कोरोना है 1 मीटर की दूरी बना के रखेंगे, तो अगर मैं खांसूंगी, छींकूंगी भी,
तो आप तक वो ड्रॉपलेट जाएगी नहीं। अगर मैंने मास्क पहन रखा है, आपने मास्क पहन रखा है, तो अगर खांस छींक निकल भी रही है तो वो मेरे मास्क में ही कंटेन हो गई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, वो आप तक स्प्रेड ही नहीं हुई। सो अगर आप अपने से किसी भी इंसान से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, अपने घर से निकलने से पहले मास्क पहने, घर में घुसने से पहले हाथ सैनिटाइज कीजिए और घर में घुसते ही हाथ धोइए। अगर आप ये 4 बेसिक प्रिकॉशंस ले सकते हैं तो आप ऑलरेडी एक कोरोना विजेता है। आपको कोरोना से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने ऑलरेडी अपने आप को और अपने परिवार को इस बीमारी से बचा लिया है। डॉक्टर साहब, आप खुद डॉक्टर हैं, बेटी भी डॉक्टर है। जब आपको पता लगा था कि मेरी बेटी कोरोना, उस टाइम क्या रिएक्शन था आपका? कुलवंत जी, उस टाइम तो देखो मैं भी और मेरे हस्बैंड डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, हम मन में तो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। दोनों जने बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे क्योंकि हम जा नहीं सकते थे उसको देखने के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही ऐसी है कि आप अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे इसको बुखार आ रहा था, बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन था, और ऐसे टाइम में किसी को भी, ये तो बच्चा है, किसी को भी एक परिवार के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन ये एक सबसे ज़्यादा मतलब इस बीमारी की बात में यही इस चीज़ में तकलीफ़ है कि कोई भी मतलब दूसरा डॉक्टर भी, दूसरा नर्स भी जो खाना देने जा रहा है वो भी जाएगा और वो भी यही सोचता है कि मरीज के साथ कम से कम टाइम कैसे बिताऊं। जो खाना देने वाला है वो भी बस आपका खाने की प्लेट रखेगा और चला जाएगा। डॉक्टर भी आके बस यही पूछेगा भाई आप ठीक हो, नर्स ने टेम्परेचर लेना और उसी टाइम चले जाना है। तो एक जो अकेलेपन की फीलिंग होती है वो एक इस बीमारी में सबसे ज़्यादा मैंने देखी है। एक दिन रात को इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, इसको बहुत ज़्यादा बॉडी एक था, तो रात को मैं 3 बजे तक इसके साथ जागती रही, मतलब लगातार। इस टाइम जो हमारा कम्युनिकेशन का साधन है वो उसको मैं बहुत मतलब एक तरीके से उसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप हर टाइम अपने बच्चे के साथ कांटेक्ट में रह सके, तो वो एक बड़ी बात थी। लेकिन 3-4 दिन के बाद जैसे जैसे इसका फीवर ख़त्म हुआ और बॉडी एक्स ख़त्म हुए, फिर हमारी चिंता जो है वो ख़त्म हो गई। फिर दूसरी चिंता ये थी कि जब ये कोविड ड्यूटी के लिए गई थी तो उससे पहले मेरा बेटा भी इसको मिल के आया था, तो अब हमें तो ये चिंता थी कि हम यहाँ बैठे और हमारे तो दोनों बच्चे बीमार हो गए। लेकिन फिर वो भी 5 दिन तक क्वारंटाइन में रहा अपने घर में। 5 दिन के बाद उसने अपना टेस्ट करवाया, फिर उसका नेगेटिव टेस्ट आया, तो जाके थोड़ी सी और हिम्मत बंदी कि चलो कम से कम एक बच्चा तो ठीक है। तो ऐसे टाइम में हम बस यही कर सकते हैं कि अगर परिवार में किसी को हो जाए संक्रमण तो घबराएं नहीं और उसके साथ डट के खड़े रहें। और हालांकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हमने तो 10 दिन तक ये बात किसी से भी, मतलब सिवाय मेरे और मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चों के अलावा 5वें किसी भी जने को ये बात नहीं पता थी कि हम इतनी मुश्किल से जूझ रहे हैं। और मैं उसके बाद भी लगातार पानीपत में, जैसे मैं रोज़ समाज सेवा का काम कर रही थी और या जो रोज़ मैं अपने हॉस्पिटल में काम कर रही थी, एक दिन भी डर के मैंने कोई भी काम बंद नहीं किया। मैं लगातार अपना काम करती रही और बस मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रही कि मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। तो बस इस संक्रमण से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर जने ने, जैसे डॉक्टर आरुषि ने भी बताया, कि अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है। मतलब मानसिक एज वेल एज शारीरिक, मानसिक और शारीरिक दोनों ही चीज़ें आपको पूरी की पूरी अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करने की इस टाइम ज़रूरत है। सबसे प्रार्थना मैं आपके चैनल के माध्यम से करूँगी कि खाना ठीक से खाइए, खाली पेट काम पे मत जाइए, दूरी बनाए रखिए, फेस कवर ज़रूर पहनिए और योगा और मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। क्योंकि जैसे किसी पड़ोस के घर में भी हो जाता है तब भी पड़ोसी भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, और चिंता भी कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को कम करती है। तो इसलिए हमें चिंता भी नहीं करनी है, अगर होगा तो हम इसको फेस करेंगे और हम इससे विजयी होकर निकलेंगे। खुशी हो रही है बेटी घर पे आके? हाँ, खुशी हो रही है, लेकिन बस अब दोबारा से जा रही है क्योंकि शनिवार से इसकी ड्यूटी फिर से शुरू है। तो खुशी है इस बात की कि इसने अपनी ड्यूटी पूरी निभाई। इसने एक बहुत बड़ी बात मुझे कही, कहती है कि मम्मा हमारे परिवार में कोई भी मिलिट्री से, आर्मी से नहीं है, क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो ये इन्होंने कभी देखा नहीं जब बच्चे युद्ध पे जाते हैं। तो ये कह रही थी कि मम्मा बच्चे युद्ध पे जाते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता था कि माँ बाप कैसे भेज देते हैं बच्चों को युद्ध पे। लेकिन इस बार जब ये जा रही थी तो मैंने भी इसको रोका नहीं और ये भी गई अपनी ड्यूटी पे करने के लिए। तब इसको पहली बार एहसास हुआ कि नहीं, ऐसे ही लोग माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को युद्ध पे भेजते हैं, जैसे आपने मेरे को कोविड ड्यूटी में भेजा। तो इसने अपना अच्छा काम किया, मुझे इसके ऊपर बहुत बहुत गर्व है। और इसने अकेले सारी की सारी
बीमारी को झेला और अपने साथ साथ हमारा भी मनोबल बनाए रखा। इसने कभी भी ऐसी कोशिश नहीं करी कि हमारा मनोबल गिरे, तो इसने बहुत मजबूती के साथ डट के बीमारी का सामना किया है, क्योंकि 11 दिन हॉस्पिटल में अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद घर पे भी रही 5 दिन अकेले, तो बहुत हिम्मत के साथ इसने किया। तो सभी से प्रार्थना है कि सब बहुत हिम्मत के साथ इस बीमारी के साथ लड़े। अभी वहीं ड्यूटी करने जा रही हैं दोबारा? जी कोई डर? नहीं, अब क्या डर, अब तो देख लिया जो होना था। तो स्वामी ज्ञानंद जी भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पूछे थे। राजेश जी हमारे साथ RSS से जुड़े हैं। राजेश जी क्या कहना चाहेंगे? बड़ी बात है, कुल मिलाकर के जो एक कोरोना संकट और कोरोना परिस्थिति में व्यक्ति के मन की स्थिति क्या हो सकती है परिवार की और पेशेंट की, यानी जो उससे जूझ रहा है, उसका ठीक से जिसको कहते हैं ना कि भाई एक प्रकार से एक्सपीरियंस, वो दोनों हमारे साथ हैं परिवार के रूप में भी और जिन्होंने भुगता है वो भी। तो दोनों ने बड़ी बात जो है, 2 बातें मैं इसमें से केवल कहूँगा कि भी बड़ी बात ये है कि भाई 10 दिन परिवार के साथ बेटी को इस प्रकार का डिजीज़ होने के बाद माँ बाप पिता दोनों अपने कर्तव्य के प्रति, जो डॉक्टर का कर्तव्य होता है, और उसमें से भी समाज के लिए समय निकाल करके और कोरोना पीड़ित लोगों को, बाकी सबको जो सहयोग देना है, काम करना है निर्बाध गति से, यानी कोई उसमें व्यवधान नहीं आया, वो काम करना। तो इसलिए इस परिवार को सलाम है, प्रणाम है, सैल्यूट है। और दूसरा, जो डॉक्टर आरुषि है, आज कोरोना से जीतकर वो दोबारा उन कोरोना पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए जा रही है। तो मैं समझता हूँ ये समाज में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कभी कभी जो हमको लगता है कि अब तो बस भगवान बचाए, बस अब जो हो गया, आगे ऐसी गलती कि बहुत बार व्यक्ति के जीवन में आ जाता है कि बस अब नहीं मैं इस चक्कर में पड़ूंगी या पड़ूंगा। तो डॉक्टर आरुषि दोबारा से उन कोविड-19 पेशेंट्स के बीच में जा रही है, तो इसकी हिम्मत है और हम सब इसकी हिम्मत में इसके साथ हैं। इस दौरान जो वो दौर देखा जब लॉकडाउन हुआ था, कभी सन 84 के दंगे हुए थे या सन 47 में लोग जैसे उजड़ के आए थे, उस माहौल को कुछ याद करना चाहेंगे? आपने देखा भी है खुद। 47 की परिस्थिति तो मैंने पढ़ी है, सुनी है, जिन्हों भुगती है, ऐसे अनेक लोगों से मैं मिला हूँ। वो दर्द अलग तरह का था। 84 के अंदर भी उन परिस्थितियों में मैं कुछ ना कुछ मुझे याद है, और जिस प्रकार से वो एक परिस्थिति विशेषकर दिल्ली में निर्माण हुई थी 84 के दंगों की, धर्म विशेष पर, संप्रदाय विशेष के पर, पार्टी विशेष के लोगों ने जिस प्रकार से चुन चुन करके, और तो पार्टीशन और 84 का दंगा ये अलग तरह का मामला है, लेकिन कोविड के दौरान जिस प्रकार से समाज की स्थिति निर्माण हुई, संवेदनशील समाज और सक्रिय सेवाभावी समाज का जो एक दृश्य दिखाई दिया, मुझे खूब याद है। मैं जब निकलता था, अभी भी देखते हैं, घर में स्कूटी में बैठे हैं, डोली एक हाथ में ली हुई है, कागज के कप हाथ में लिए हुए हैं, घुस घुस के मोहल्ले में या सड़क के किनारे बैठे, भाई तूने चाय पी है, लोग डाल डाल के दे रही, जिसकी जो कैपेसिटी है सेवा के नाते वो व्यक्ति वो कर रहा है। और बड़ी बात ये थी, वो अपने आप को ये सेवा करते हुए धन्य महसूस कर रहा था, मतलब कोई किसी पे एहसान कर रहा है ऐसा उसके मन का भाव नहीं था। तो ये जो दृश्य इस कोरोना काल में दिखाई दिया है, और जो भारत की विशेषता है कि एकजुटता की, और मैं समझता हूँ जो व्यक्ति के शरीर की इम्यूनिटी पावर की बात बार बार इस सारे में हो रही है, समाज की जो इम्यूनिटी पावर है सेवा की और कर्म की, तो वो इस कोरोना काल में हमने देखने को मिली है। सांसद संजय भाटिया भी हमारे साथ है। भाटिया जी, सामाजिक जो लोग सामने आए हैं इस दौरान, जो लॉकडाउन था कोरोना के दौरान, एक अच्छी सेवा उन्होंने की है, उस पर क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले
मैं हमेशा बात करता हूँ, जितने भी मेरे इंटरव्यू इस दौरान हुए या जो चर्चा हुई व्यक्तिगत बातचीत के अंदर, जैसे युद्ध काल के अंदर सीमा पर सैनिक बिना गोली की, बारूद की या सामने दुश्मन की तरफ से जो कुछ भी आ रहा है उसकी परवाह किए हुए उसे एक ही धुन होती है कि मुझे इस सीमा के अंदर दुश्मन को घुसने नहीं देना। इसी तरह कोरोना संक्रमण काल के अंदर जो ये हमारे सैनिक थे, वो डॉक्टर्स थे, वो पैरामेडिकल स्टाफ थे, वो सफाई कर्मी थे, वो मीडिया कर्मी थे, वो पुलिस कर्मी थे, ये 5 थे। लेकिन इनके साथ साथ जो प्रश्न आपने किया, जितने सामाजिक संस्थाएं थी, जितनी धार्मिक संस्थाएं थी, जितनी एनजीओज थी, इन सब ने ये ठान लिया था कोरोना को अपना दुश्मन मानकर कि अपने हिंदुस्तान के अंदर इसको पैर नहीं पसारने देना। मैं सबको सल्यूट करता हूँ। सब ने अपने अपनी जगह पर मुस्तैद रहकर कोरोना से लड़ाई लड़ी और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे देश का जो नेतृत्व है वो देवतुल्य माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके ऊपर प्रभु की कृपा अपरंपार है और जिन्होंने समय पूर्व ही ऐसे निर्णय ले लिए जिसको इतिहास में दर्ज करा लिया। चाहे वो जनता कर्फ्यू का मामला था, चाहे वो लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 था, या अनलॉकडाउन 1 है, या थाली बजाने का निर्णय था, या दिए जलाने का निर्णय था। विपक्ष ने उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया। क्या दिए जलाने से और थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा? भागा कोरोना, क्योंकि उस थाली ने और उस दिए ने हिंदुस्तान की संकल्प शक्ति को बढ़ा दिया, पूरे 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट कर दिया। और नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सब ने लॉकडाउन के नियमों का पालन किया। सभी कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद करने का जो नरेंद्र मोदी जी ने एक विचार सबके सामने रखा था, तभी सभी कोरोना वॉरियर्स अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए भी अपने अपने मोर्चे पर डटे रहे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आज हमारे सामने बैठा है हमारी बेटी हैना, जो एक छोटी सी आयु के अंदर अभी इसका विवाह भी नहीं हुआ। मैं तो इसकी हिम्मत मानता हूं कि ये एक बार कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी सेवा करते हुए कोरोना पॉजिटिव हुई, आज फिर सेवा के लिए जाने के लिए तैयार है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसा मैंने शायद ही अपने आसपास में इस तरह का कोई उदाहरण देखा होगा। अखबारों में मैं जरूर पढ़ता था, टीवी पर जरूर देखता था कि ये डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दोबारा ड्यूटी में गया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये उदाहरण मेरे अपने परिवार से बनेगा। मैं इस बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए आज आया हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ कुलवंत जी। मीडिया कर्मी भी जिस तरह से हमारे पानीपत के 4 मीडिया कर्मी पॉजिटिव होने के बावजूद भी अपने मोर्चे पर मुस्तैद खड़े हैं, आप सबको भी मैं सल्यूट करता हूँ। एक लास्ट सवाल या लास्ट अपील गए कि हम लोग सबसे अपील करवा रहे हैं। कई बार क्या होता है, अभी आना भी कह रही थी कि पड़ोस में ऐसा केस आ जाए तो लोग एक दूसरे को घृणा की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, और ये बीमारी ऐसी नहीं है कि जात पात देख के आए, किसी के ऊपर भी आ सकती है। क्या अपील करना चाहेगा इस लोग? मैं ये कहना चाहूँगा, जाति पाति के आधार पर किसी से भेदभाव करना, इससे छोटी बात तो किसी के जीवन में कुछ हो ही नहीं सकती। अगर हमारा देश गुलाम रहा है, पहले मुगलों का, अंग्रेजों का, और मैं तो कहूँगा इन कांग्रेस वालों का भी, इन्होंने हमेशा जात पात की राजनीति की, देश को कभी एकजुट नहीं होने दिया। लेकिन आज कोरोना संकट ने हम सबको सिखा दिया कि सबके अंदर जो परमात्मा रूपी जीव है, आत्मा रूपी जीव है, सबके अंदर एक है। सब हम 130 करोड़ भारतीय सगे भाई बहन के समान है। तभी माननीय नरेंद्र मोदी जी का, चाहे कोई विपक्ष का था, चाहे कोई विरोध का था, उनकी बात का सबने पालन किया। मैं अनेक विपक्ष के नेताओं के मैंने वीडियो देखे हैं जो अपनी छत पर खड़े होकर लोकसभा में, राज्यसभा में सरकार के खिलाफ बोलते थे, मोदी जी के खिलाफ बोलते थे, और विपक्ष के बड़े बड़े नेता, लेकिन उस दिन कई थाली बजाते हुए दिखे, घंटी बजाते हुए दिखे और दिए जलाते हुए दिखे। ये एक अपने देश की एकजुटता का सबसे बड़ा परिणाम था। और आज मैं समझता हूँ कि इस कास्ट पॉलिटिक्स को, इस कोरोना से सबक लेते हुए तिलांजलि देनी चाहिए। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने का साहस हमारे अंदर होना चाहिए। और सबसे मैं प्रार्थना करूँगा कि इस छोटी संकुचित भावना से ऊपर उठकर एक विराट दृश्य जो इस देश ने एकजुटता का दिखाया है, इसी को करते हुए हमने आगे बढ़ना है। और जिस तरह विपक्ष इस बात का उपहास उड़ाता था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने ये इतिहास भी रच दिया। किसी भी देश ने अपने जीडीपी का, कुल जीडीपी का 10% इस कोरोना से लड़ने के लिए नहीं दिया, लेकिन मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत
बनाने की ओर और 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है जो हर वर्ग को टच करता है, मैं सैल्यूट करता हूं अपने देश के नेतृत्व को। और मैं इस बात का गर्व महसूस करता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय नरेंद्र मोदी हैं। इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका काम का ये इंटरव्यू हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपके काम की ये चीज़ें जो है सामने आएंगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप और नीरज पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Yes, fight. Yes, fight. It's the right choice for you. Yeah, E.T. fight. Yes, fight. It's the right choice for you. आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI, GGI। नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI, गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ पूरे होंगे सारे सपने। हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड की साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।